तो शुरू करते हैं दूसरा क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहले क्लास में हमने देखा है इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। चूँकि आपने क्लास 10th में इन्हें पहली बार पढ़ा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कई जगह इस्तेमाल होगा, साइंस में, फिज़िक्स में और आगे भी। तो इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। और पहला क्लास हमने देखा, पहले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए और इक्वेशंस बनाई कैसे जाती हैं, फॉर्मूलेशन देखा। और अब देखेंगे इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका हल कैसे किया जाता है। तो पहला मेथड है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे ज़ीरोज़ वाले कंसेप्ट आएंगे। क्लास 9th में याद कीजिए पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो इज़ नॉट द नंबर ज़ीरो, बल्कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से इट रेंडर्स पॉलिनोमियल ज़ीरो। जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो पे रिड्यूस कर दे या नलीफाई कर दे, वेरिएबल की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो या रूट भी कही जाती है। इन जनरल रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द इक्वेशन अल्फा रखने पर, एक्स की जगह अल्फा रखने पर उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। वी ऑल्सो से दैट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अल्फा एक्स की वो वैल्यू है जो इक्वेशन को, समीकरण को संतुष्ट करती है और उसका मान शून्य कर देती है। तो ये उसका ज़ीरो या मूल या हल कहेंगे। नोट दैट zeros of quadratic polynomial and roots of quadratic equation are the same। हमने zeros of polynomial पढ़ा था, क्लास 9 रिवाइज कीजिए। उसमें पॉलिनोमियल के चैप्टर में हमने ये बातें शुरू में क्लास 9 में पढ़ी थी। तो पॉलिनोमियल से ही उनकी इक्वेशन बनती हैं, तो जो रूट्स हो जाएंगे पॉलिनोमियल के, वही इक्वेशन के सोल्यूशन या रूट्स भी हो जाएंगे। और हमने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू ज़ीरोज़, सो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट टू रूट्स। ये बातें सारी पॉलिनोमियल से, बहुपदों से निकल रही हैं, इसलिए मैंने कहा है कि पॉलिनोमियल्स मैथमेटिक्स का बहुत कारगर औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, जो हर जगह बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलता रहेगा। ओके, क्लास 9 में याद करें हमने स्प्लिटिंग मेथड भी सीखा था। जो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं, जिनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे अब से, उनको स्प्लिटिंग मेथड द्वारा मिडिल टर्म को, जो लीनियर टर्म होता है जिसमें x की पावर 1 होती है, उसको कुछ इस प्रकार स्प्लिट किया जाता है कि टर्मिनल टर्म्स के साथ उनके फैक्टर्स बन जाते हैं। देखते हैं एक बार कैसे। क्लास 9 में पढ़ा था, फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए इस एग्जाम्पल के द्वारा। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। लेट अस फर्स्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म है -5x है, उसके दो भाग आपको ऐसे करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन टर्मिनल टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। तो -5x को आपको दो पार्ट्स में ऐसे उसके पार्टीशन करना है कि उनका प्रोडक्ट 2x² और 3 का प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, अर्थात 6x² हो जाए। लेट अस फर्स्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म -5x एज -2x - 3x सो दैट इनका प्रोडक्ट हो जाए 6x² विच इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्मिनल टर्म्स, लीडिंग टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इन दिस केस। ये चीज़ें हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार उनको दोहरा लेना बेहतर होगा। जैसे ही ये आप करेंगे और क्लास 9 वाले चैप्टर का मेथड आप जब फॉलो करेंगे, ब्रैकेट्स कॉमन लेंगे और दो ब्रैकेट सेपरेट हो जाएंगे, दो आपको फैक्टर मिल जाएंगे इस प्रकार से, 2x - 3 और x - 1। अपने इस प्रोसीजर को चेक करने के लिए आप वापस इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपको वही इक्वेशन मिल जाएगी जिससे हमने शुरुआत की थी, विच टेस्टिफाइज किया आपने फैक्टराइजेशन सही किया है बाई चूजिंग मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इस इक्वेशन को हम ज़ीरो लिखते हैं, तो लाइकवाइज वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ दीज लीनियर फैक्टर्स इज इक्वल टू 0, विच विल ओनली मीन either 2x - 3 is 0 or x - 1 is 0. Obviously, when a product of two real numbers is 0, then either of them can be 0, should be 0, must be 0. दोनों ही अगर नॉन ज़ीरो होंगे तो प्रोडक्ट कभी ज़ीरो आएगा ही नहीं। बहुत बेसिक सी लॉजिक है। यहाँ से आपको दो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल गई। ध्यान दें, दे आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट इज x, एंड दीज इक्वेशंस आर 2x - 3 = 0 and x - 1 = 0
यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आपने किया आपने फैक्टराइज करके दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त किए, फिर आपने उनसे दो लीनियर इक्वेशंस प्राप्त करी और उन्हें सॉल्व करना बहुत आसान होता है। हमने शायद क्लास 6 और 7 में सीखा होगा इसको। और यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिल गए। वेरीफाई दैट दीज आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। You have to plug back these values in the given equation and test whether LHS becomes RHS. That is, whether this equation comes to be 0 or not. The polynomial part becomes 0 or not. वही कंडीशन है कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वही पॉलिनोमियल के 0 होने चाहिए, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्लास 9 रिवीजन पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम, जीरोज एंड रूट्स एंड स्प्लिटिंग मेथड, ये सब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फैक्टर थ्योरम थी, रिमाइंडर थ्योरम थी, जीरोज और रूट्स, स्प्लिटिंग मेथड क्लास 9th में आया था। पॉलिनोमियल का दूसरा चैप्टर था जिसको मैंने बहुत डिटेल्ड कवरेज दिया है, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। फैक्टर थ्योरम कहती है कि x इक्वल टू a इज 0 इफ एंड ओनली इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। दिस वाज फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, जिसको हम कहते हैं गुणनखंड प्रमेय, और दूसरी थी रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। आप याद करें, रिवाइज करें। नोट दैट वी हैव फाउंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग इनटू टू लीनियर फैक्टर्स एंड इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। ये इस सवाल की एल्गोरिथम हो गई। इस मेथड को आप ध्यान रखें। अगेन दूसरा सवाल है जिसको आप उसी तरह कर सकते हैं। 6x² माइनस x माइनस 2, यहाँ मिडिल टर्म को आपको अगेन ब्रेक करना है ताकि उसका प्रोडक्ट 6x² और -2 दैट इज -12x² आ जाए। तो आप ये कैसे करेंगे, ये आप थोड़ा सा खुद से करें, उसी प्रकार इसके भी रूट्स निकल के आ जाएंगे। ओके, अगला एग्जाम्पल है जहाँ पे थोड़ा सा √6 आ गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि रैशनल नंबर्स हो, इरैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेथड वही है कि मिडिल टर्म को आपको कुछ इस प्रकार स्प्लिट करना है कि उन स्प्लिटेड पार्ट्स का प्रोडक्ट टर्मिनल टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। इस दशा में आपको दो फैक्टर मिलेंगे, √3x माइनस 2 एंड √3x माइनस 2, दैट इज दिस फैक्टर इज रिपीटेड ट्वाइस, तो ऐसा लग रहा है कि ये इसका होल स्क्वायर है। इस दशा में आपको x की दो बराबर वैल्यूज मिलती हैं। दिस रूट इज रिपीटेड ट्वाइस, √2/3 रिपीटेड फैक्टर है तो इसके दो रूट ऐसे लिखे जाएंगे, सेम ही होगा, आइडेंटिकल रूट हैं, फिर भी कॉमा करके दो अलग अलग लिखा है क्योंकि क्वाड्रेटिक में उसके दो रूट होते हैं, दो रूट बराबर भी हो सकते हैं। ओके, स्प्लिटिंग मेथड का ही विशेष ध्यान रखें, वही की स्टेप है, वही उसकी मेथड है। फाइंड डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। ओके, अभी तक आपने केवल इक्वेशन बनाना सीखा था, अब यहाँ पे इसको सॉल्व भी करेंगे। तो जो इक्वेशन हमने बनाई थी 2x² प्लस x माइनस 300, यहाँ पे हम स्प्लिटिंग मेथड से इसको पहले दो फैक्टर्स में विभक्त करेंगे और इनको 0 के बराबर लिख के x की वैल्यूज़ निकालेंगे। क्वाड्रेटिक में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाती हैं कभी कभी, लेकिन नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड in this case because they are dimensions of a prayer hall which has to be a positive real number। तो यहाँ पे हम नेगेटिव रूट को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव को लेके उसी से अपना सोल्यूशन बनेगा। एक डायमेंशन 12 आ गई है तो दूसरी आएगी जो सवाल में दी थी, ब्रेड्थ ऑफ हॉल इज 12, तो लेंथ हो गई 2x + 1। सवाल में दिया था कि लेंथ ब्रेड्थ के दुगने से एक अधिक है। याद करें हमने जो क्वेश्चन फ्रेम किया था सेक्शन 4.1 में हमने क्वेश्चन बनाया था वो। ओके, हाँ ठीक है, तो इस प्रकार हमने इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा। और ये एक्सरसाइज आप करें, सॉल्व फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ये 4-5 एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आपको स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल करना है। मिडिल टर्म को इस प्रकार तोड़िए कि उनका प्रोडक्ट टर्मिनल टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए और इन्हें फिर सॉल्व करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अगर एक नंबर x है तो दूसरा हो जाएगा 27 - x, क्योंकि दोनों का सम 27 दिया हुआ है।
और प्रोडक्ट अगर 182 है तो इक्वेशन बनेगी x इंटू 27 माइनस एक्स इजक्वल टू 182। यहाँ से आप जब ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिसको आप स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आएगी। x एक नंबर है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अगेन टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। एक नंबर अगर n है तो दूसरा हो जाएगा n+1। सम ऑफ स्क्वायर 365 है, इट मीन्स n स्क्वायर प्लस n+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यहाँ पे आप ब्रैकेट्स खोल के अगर सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे बाय राइटिंग टर्म ऑफ 1 डिग्री ओनली वंस, तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिसको आप स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करके n की वैल्यू निकाल पाएंगे और फिर n+1 भी आ जाएगा, तो वो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको मिल जाएंगे। Altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If hypotenuse is 13, find the other two sides. Altitude 7 लेस है बेस से, अगर बेस x है तो ऑल्टीट्यूड हो गया x-7 और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो स्ट्रेट अवे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर plus x-7 whole square is equal to 13 square. Again you will open the brackets and bring all the terms to one side and write a term of 1 degree only once, जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा, जिसको आप स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करके इसका हल प्राप्त करेंगे। A cottage industry produces certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day the cost of production was 3 more than twice the number of articles produced. ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, टॉय को प्रोड्यूस करने का जो क्वेश्चन था पिछली एक्सरसाइज में, पिछले क्लास में, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ओके, ये जो सवाल था हमने पिछले क्लास में किया है, उसी तरह पे आप इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। एक्सरसाइज 4.2 में आपको इक्वेशन मिलेगी a इंटू 2a प्लस 3 इक्वल टू 90, और ये हिंट है, इसके आधार पर आप इक्वेशन सॉल्व करें। ये a क्या है खुद समझें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो अगर आर्टिकल्स a प्रोड्यूस हुए हैं तो उनकी कॉस्ट हो जाएगी 2a प्लस 3 पर आर्टिकल, और टोटल कॉस्ट हो जाएगी नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू नंबर ऑफ कॉस्ट पर इंटू कॉस्ट पर आर्टिकल, जो कि 90 रुपीज़ दिया हुआ है। यहाँ से ये क्वेश्चन मिलेगी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड फैक्टराइजिंग। नेचर ऑफ रूट्स अगला हेडिंग है, जो इस चैप्टर का अंतिम हेडिंग है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और उनको प्राप्त करने का जो स्टैंडर्ड मेथड है, अभी तो स्प्लिटिंग मेथड थोड़ा सा गेस वर्क पे चलता है, कभी कभी फैक्टर्स ढूंढने में समय लगता है और थोड़ा सा उसमें गेस वर्क इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है थोड़ा इंट्यूटिवली करना होता है, वो एल्गोरिथमिक तरीका नहीं है। अगर कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा हल करना रहा तो वैसे आप नहीं लिख सकते, उसके लिए डेफिनेटली एक एल्गोरिथमिक तरीका होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। तो ये रहा वो तरीका जिसको हम कहेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला। और चूंकि यहाँ पे इसका एक हेडिंग शायद मिसिंग है आपकी नई एनसीईआरटी में, तो वी विल कवर दिस इन द समरी क्लास, वी विल कवर द ओल्ड एनसीईआरटी हेडिंग ऑल्सो, दिस विल बिकम मोर क्लियर। द इक्वेशन, हाँ, रूट्स आर गिवन बाई दिस फार्मूला, जिसको श्रीधराचार्य का फार्मूला कहा जाता है, जिसको हम विस्तार से समरी क्लास में समझेंगे बाई कवरिंग ओल्ड एनसीईआरटी टॉपिक्स ऑल्सो। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर ग्रीन टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डी इज सिंबल फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ऑल्सो शोन बाई ए स्मॉल ट्राइंगल। स्क्वायर रूट के अंदर की संख्या हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0 वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जो प्लस और माइनस से डिफरेंशिएट किए जाते हैं। विल स्टडी दिस इन समरी क्लास बिकॉज वन हेडिंग इज मिसिंग इन न्यू एनसीईआरटी, so we will cover that also by taking into account old NCERT. Roots of equation are both, अगर 0 हो जाए, अगर ये स्क्वायर रूट वाला टर्म 0 हो जाए तब क्या होगा,
तो आपके रूट्स हो जाएंगे -b/2a, रिपीटेड रूट्स, दोनों ही रूट्स सेम वैल्यू के होंगे। अगर अगर ये डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D 0 हो जाए तो इसको D कहते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए देन देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज b² - 4ac। ऑब्वियसली स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। जितनी हमने गणित अभी तक पढ़ी है उसके आधार पर कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर हमेशा या तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो या शून्य हो सकता है एट द लीस्ट, उससे नीचे इसकी वैल्यू नहीं जा सकती। और इन 3 दशाओं में डिस्क्रिमिनेंट D की क्या वैल्यू आती है उससे रूट्स का नेचर पता चलता है। D इज b² - 4ac। अगर ये पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, अगर ये 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, और अगर D नेगेटिव हो गया तो इस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा कि एक क्वेश्चन का बिहेवियर और रूट्स का बिहेवियर कैसा होगा। ज़रूरी नहीं कि हमेशा इस समीकरण के आपको रियल नंबर रूट्स मिल जाएं, और ज़रूरी नहीं कि वो रूट्स हमेशा डिस्टिंक्ट हों। कभी कभी रूट्स बराबर भी हो सकते हैं, और कभी कभी इन समीकरणों का कोई रियल रूट या रियल नंबर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के बिहेवियर पर कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। इस बात को आप ध्यान रखें, ये चीज़ बहुत बार यूज़ होगी। एक टॉपिक होता है फिजिबिलिटी एनालिसिस यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसे हम करेंगे समरी क्लास में कि क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल करके कई बार कुछ फिनोमिनन की फिजिबिलिटी भी चेक की जाती है। ओके, एग्जाम्पल 7, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड नेचर ऑफ इट्स रूट्स। आपको पता करना है कि D की वैल्यू कैपिटल D जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। इस दशा में आ रही है वैल्यू -4 का होल स्क्वायर, -4 × 2 × 3 विच इज -8। -8 0 से छोटा है। इस दशा में इस समीकरण के कोई वास्तविक हल नहीं होंगे, नो रियल नंबर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एग्जिस्ट। अगला सवाल है क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री, सर्किल ज्योमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल भी है। आपको याद होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, हमने पढ़ा था। सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है। ए बी इज डायमीटर इन दिस क्वेश्चन। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 meters in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B is 7 meters. Is it possible to do so? फिजिबिलिटी की बात हो रही है। इज इट पॉसिबल या फिजिबल, साइंस की भाषा में पॉसिबल को फिजिबल बोला जाता है, तो मैं वही साइंटिफिक शब्दावली यूज़ करूँगा क्योंकि गणित का एप्लीकेशन अंतोगत्वा साइंस में होता है। ओके, एक सर्कुलर पार्क है जिसमें पोल कहीं लगाना है, और वो कुछ इस प्रकार है, जो कंडीशन दी गई है कि 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट बिंदुओं से उसकी पोल की दूरी का डिफरेंस 7 है। तो क्या ये पोल इस प्रकार से लोकेट किया जा पाएगा? क्या ये पॉसिबल है ऐसा कोई पॉइंट P ढूंढ पाना? तो देखते हैं। दी गई दशा को अगर रियल मान लिया जाए कि वास्तव में ऐसा फिजिबल है, तो हमारा जो चित्र सामने आएगा वो कहेगा, वो इस प्रकार से फिगर 4.2 में आपको A और B डायमेट्रिकली ऑपोजिट 2 पॉइंट्स है, दैट इज विच शोज दैट ए बी इज ए डायमीटर, और इसकी डायमीटर की लेंथ 13 है। यूनिट्स में मीटर ही लेके चल रहा हूँ कि सवाल में मीटर दी है, तो उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। पॉइंट P कुछ इस प्रकार है कि PB और PA का डिफरेंस 7 है। इनमें से कोई भी एक बड़ा मान सकते हैं, दूसरा दैट -7 या दैट +7 किया जा सकता है। और ज्योमेट्री हमें बताती है कि ट्राइंगल APB 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, P पे 90 डिग्री बनेगा। नाउ द डिफरेंस AP - BP और BP - AP जो भी आप लें, अगर एक डिस्टेंस x है तो दूसरी x + 7 हो जाएगी। कोई भी छोटी कोई भी बड़ी ली जा सकती है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, हमने क्लास 9 में पढ़ा था। सर्कल के चैप्टर्स को बहुत डिटेल में कवर किया गया था। तो इनमें से एक भुजा अगर x है, लेट अस से परपेंडिकुलर x हो गया, तो बेस हो गया x + 7 और हाइपोटेन्यूज 13 है। इसके बाद हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। x + 7 का होल स्क्वायर प्लस x² = 13 स्क्वायर, यहाँ से मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और अब हम चेक करेंगे इसके रूट्स का नेचर बाय चेकिंग द डिस्क्रिमिनेंट। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 289, 7 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स minus 60, that is 289, which is positive. Therefore, when discriminant is positive, equation is solvable. It has two distinct real roots. यहाँ पे जब इसकी आप रूट्स निकालेंगे उस श्रीधराचार्य फॉर्मूला से तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी सर्ड्स और ये बनेंगी, 2 नंबर्स आएंगे। इनमें से एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और x इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड गेट बी, इट मस्ट बी पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। x 5 आ गया, एक वैल्यू आ गई 5 तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 7 हो जाएगी 12। इस प्रकार इस पार्क में जो पोल की लोकेशन है वो हम लोकेट कर पा रहे हैं। देयरफॉर दिस इज पॉसिबल टू फाइंड अ पॉइंट फॉर फिक्सिंग द पोल। दिस इज फीजिबिलिटी एनालिसिस, यू कैन से दैट। और हम इसको टू बी कंटिन्यूड समरी क्लास में थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे इसको, और कहाँ कहाँ हम क्लेवरली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस छोटे से कंसेप्ट से कई बातें निकलती हैं। अगेन क्वेश्चन है 9, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो 0 तो बहुत आसान केस होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाते हैं उसमें, 2 इक्वल रियल रूट्स, वो यहाँ पे 1/3 1/3 आ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3, नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड वैल्यू ऑफ k। दूसरा सवाल है फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होने के लिए इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो अगर हम सवाल नंबर 2 का पहला खंड देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 इंटू 3, दैट इज k स्क्वायर माइनस 24। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, b स्क्वायर माइनस 4 ac होता है, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो k हो जाएगा स्क्वायर रूट 24। स्क्वायर रूट 24 इज 2, हाँ स्क्वायर रूट 24 आ जाएगा 4 इंटू 6, 2 रूट 6, ओके 2 रूट 6 आ जाएगा k की वैल्यू। दूसरे सवाल में अगेन आप पहले इक्वेशन बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमेशा क्वाड्रेटिक को आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और देखेंगे उसका बिहेवियर कैसा होता है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ एरिया इज 800। ओके, अगर लेंथ x है, ब्रेथ x है, तो लेंथ हो जाएगी 2x, और इनका एरिया 800 हो गया, तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800। यहाँ से आप x निकालें और लेंथ और ब्रेथ निकल सकती है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स 20 years 4 years ago, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। वर्तमान में एक की आयु x है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी, और 4 year ago उनकी रेस्पेक्टिव एजेस हो जाएंगी x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स। तो x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करने पे 48 आ रहा है। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक बनाइए और उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, अगर वो पॉजिटिव है तो हल संभव है और ये सिचुएशन संभव होगी, अदरवाइज ये फिजिबल नहीं होगा। अगेन 5वां सवाल भी आ गया, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर दिया और एरिया दिया हुआ है, क्या ये पॉसिबल होगा? अगेन लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता होनी चाहिए। अगर लेंथ x है तो ब्रेड्थ हो जाएगी 400/x, वहाँ से फिर पेरीमीटर लिखिए और उस पेरीमीटर से आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर आप देखें उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सवाल नंबर 3, 4, 5 तीनों ही फिजिबिलिटी एनालिसिस के हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइंटिफिक एप्लीकेशन को भी दर्शाता है। जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी फिजिबिलिटी पहले होगी कि नहीं, हल तो करना बात की बात है, पहले क्या ये सिचुएशन बनेगी कि नहीं बनेगी। ये थोड़ा सा एक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाली बात भी है, जिसको हम लोग समरी क्लास में टेकअप करेंगे। तो ये क्लास यहाँ समाप्त होता है। समरी का जो पार्ट है इसको हम लोग 3 भागों में करेंगे। ओल्ड NCERT टॉपिक्स विल बी कवर्ड एज द चैप्टर विल अगेन अपीयर इन क्लास
11th और 12th में भी ये चीज़ें चलती चलेंगी। तो समरी क्लासेस 3 भागों में मैं लूँगा और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। जो थोड़े बहुत मिसिंग लिंक्स रह गए हैं उन्हें भी मैं कवर करूँगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वृहद रूप आपके सामने आएगा समरी क्लासेस में। ओके, इस कक्षा को अभी यहाँ समाप्त किया जाए। आप टेक्स्ट बुक पार्ट पढ़िए एंड वेरी सून वी विल स्टार्ट summary of this chapter which is called quadratic equation. This is a very important chapter. This class is over.